बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी बुक प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ELTR 212 में हम छठा चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलें अब हम इसको पढ़ते हैं। छठे चैप्टर में हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायग्राम है। इसको बाद में अच्छी तरह समझेंगे। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेवलेंथ और डायरेक्शन शो की हुई है। पहले इसको पढ़ते हैं। इसमें हमने दो चीज़ें पढ़नी हैं और उसमें है अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ EM वेव्स और डिस्क्राइब वेव प्रोपगेशन इन लोजी डायलैक्ट्रिक्स। यही दो चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। वो वेव्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर मुश्तमिल हों जबकि ये रोशनी की रफ्तार यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से सफ़र करें EM वेव्स कहलाती हैं। इसका क्या मतलब है जी? एक ऐसी लहर, एक ऐसी वेव जिसके अंदर दो फील्ड मौजूद हों। कौन कौन सा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें यह खूबी हो कि ये रोशनी जो होती है, सूरज की रोशनी, उतनी ही रफ्तार इसकी होती है कि एक ऐसी वेव, एक ऐसी लहर जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन वो होती है, उसका वजूद है और उसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यानी एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर का सफ़र तय करे तो ऐसी वेव को EM वेव्स कहते हैं। उसके बाद है रेडिएशन पैटर्न ऑफ EM वेव्स। रेडिएशन पैटर्न EM वेव्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और जिस सम्मत में, जिस डायरेक्शन में EM वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे होती हैं। यानी तीनों का आपस में जाविया 90 डिग्री का होता है जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं टकराती। इस डायग्राम की बजाय जो सबसे पहले या दूसरी डायग्राम दिखाई थी वो आप बना लीजिएगा, आसान है। आगे इसकी पढ़ते हैं खसूसियात। नंबर 1, पहली खसूसियत क्या है कि ये नज़र नहीं आती। दूसरी क्या है? ये रोशनी की रफ्तार से सफ़र करती है। तीसरी क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर मुश्तमिल होता है, यानी इसमें दोनों फील्ड होंगे, एक फील्ड नहीं होता, इलेक्ट्रिक भी होता है और मैग्नेटिक भी होता है। नंबर 4, EM वेव्स की इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जिस संबंध में ये भेजी जाती है तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है रेडिएशन पैटर्न ऑफ EM वेव्स में कि तीनों चीज़ें कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जिस सम्मत में वो भेजी जाती है तीनों आपस में परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे होते हैं। एक 90 डिग्री दाएं तरफ जा रही है, एक 90 डिग्री उस तरफ जा रही है, एक 90 डिग्री उस तरफ जा रही है। तीनों का आपस में फासला 90 डिग्री का होता है जिसकी वजह से ये आपस में तीनों मिक्सअप नहीं होते। नंबर 5 है जी, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अलग नहीं किया जा सकता। EM वेव्स की ये खूबी है कि इसमें एक फील्ड को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों फील्ड इकट्ठे रहेंगे। नंबर 7, जब ये किसी देहाती कंडक्टर को कता करती हैं तो इनमें वोल्टेज पैदा हो जाते हैं। ये इसमें बहुत बड़ी खूबी है और ये खूबी की मिसाल क्या है? आप ELTR 243 इलेक्ट्रिकल मशीन में पहला ही टॉपिक है फैराडे लॉ का। उसमें आपने पढ़ा था कि जब किसी मकनातीसी लाइन ऑफ फोर्सेस के अंदर कंडक्टर को रखा जाता है तो वो लाइन ऑफ फोर्सेस कंडक्टर के साथ टकराती हैं जिसकी वजह से उस कंडक्टर में करंट का बहाव शुरू हो जाता है। तो लिहाजा जब ये EM वेव्स किसी भी कंडक्टर, मतलब वो देहाती टुकड़ा या वो चीज़ जिसमें से करंट आसानी से गुजर सकती है तो उसमें वोल्टेज पैदा हो जाते हैं। नंबर 8 है जी, इन्हें सफ़र करने के लिए किसी किस्म के मीडिया की ज़रूरत नहीं होती। इसका क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीडिया का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, मतलब जिसके ऊपर इसको बैठा के भेज दिया जाए। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। ये खला में चलती है जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन ये खला में अपना सफ़र तय करती है। नंबर 9, फ्री स्पेस में चारों तरफ इनकी शिद्दत एक जैसी होती है।
9 नंबर क्या है कि खला में फ्री स्पेस में, चूँकि इसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत या मीडिया की ज़रूरत, किसी वायर की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा चारों तरफ खला में चारों तरफ जिस तरफ मर्जी भेज गए, इसकी इंटेंसिटी इसकी शिद्दत में फ़र्क नहीं होता, सेम होती है। नंबर 10, जब इन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो इनकी शिद्दत में कमी वाक़या होने लगती है। अब ये 10 नंबर पॉइंट 9 नंबर पॉइंट के लिहाज से जो है वो गलत हो रहा है, लेकिन ये गलत नहीं है। ये इस तरह गलत नहीं है कि सेम शिद्दत उनकी होती है, सेम पावर होती है, सेम इंटेंसिटी होती है, लेकिन जूं जूं ये अपना फासला तय करती जाती है तब तब ये वीक होती जाती है। तो लिहाजा जब इसको एक जगह से दूसरी जगह किसी दूर दराज जगह पे भेजा जाता है तो डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते ये काफ़ी वीक हो जाती है। उसके बहुत सारे अवामल हैं, मसलन रास्ते में पहाड़ हैं, दरख्त हैं, इमारतें हैं, मौसमी तब्दीली है, हवा है, बादल है। तो इस तरह की चीज़ें इस वेव के ऊपर असरअंदाज होती हैं, जिसकी वजह से इसकी शिद्दत में कमी वाक़या आ जाती है। इस कमी को दूर किया जा सकता है और उस डिवाइस का नाम है रिपीटर। ठीक है, वो 253 में हम तफसील से पढ़ेंगे। नंबर 11 है जी, जब ये एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होती है तो ये अपने असल रास्ते से हट जाती है, यानी इनमें रिफ्रैक्शन का अमल वाक़या हो जाता है। कि जब ये एक जिस्म में दाखिल होती हैं तो ये अपने सीधी उसमें दाखिल हो के आगे नहीं गुजर जाती। जिस तरह खुदा न खास्ता किसी चीज़ में हम गोली मारते हैं तो वो गोली बिल्कुल सीधी जाती है बुलेट, लेकिन ये इस तरह नहीं है। ये उसमें दाखिल होने के बाद अपना एंगल चेंज कर लेती है, यानी रिफ्रैक्ट हो जाती है, उसके अंदर दाखिल हो जाती है लेकिन अपना एंगल चेंज कर लेती है। आगे है जी नंबर 12, जब ये किसी सुराख में से गुजरती है तो उसमें से निकलते हुए ये उसके किनारों की तरफ झुक जाती है, यानी उनमें डिफ्रैक्शन का अमल वाक़या हो जाता है। जब इसको किसी सुराख में से गुजारा जाता है, किसी पाइप में से गुजारा जाता है, तो उस वक़्त ये जब उसमें से निकलने लगती है तो ये इसके सुराखों की तरफ झुक जाती है। मतलब ये उसी तरह सेम उसी एंगल से बाहर नहीं निकलेगी, बल्कि ये उसके किनारों के साथ झुकी हुई दिखाई देगी। मतलब इस तरह ये हम दिखाई तो नहीं देती, बहरहाल इसमें ये तस्वर किया जाता है। नंबर 13, जब ये किसी एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होती है तो इनकी एनर्जी की शक्ल तब्दील होने लगती है, इनमें ऑब्जर्वेशन का अमल भी वाक़या होता है। ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि ऑब्जर्वेशन होती है मसलन जब हम हीटर है, एक लोहे का स्प्रिंग बना हुआ है, जब उसको हम करंट देते हैं तो एनर्जी कौन सी दी हमने, वोल्टेज, लेकिन उसमें वोल्टेज अब्जॉर्व होना शुरू हो गई और वहाँ से हीट निकलना शुरू हो गई, वो अब हीट एनर्जी बन गई, तो एनर्जी की शक्ल चेंज हो गई। इसीलिए जब इसको एक वाट से दूसरे वाट में दाखिल किया जाता है तो ये अपनी शक्ल को तब्दील करने की कोशिश करती है। आगे है जी, डिस्क्राइब वेव प्रोपगेशन इन लूजी डाइलेक्ट्रिक। लूजी डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट आसानी के साथ नहीं गुजर सकती, उसको डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मटेरियल कहते हैं। तो वेव प्रोपगेशन लूजी डाइलेक्ट्रिक क्या है कि लूजी का मतलब होता है लॉस, लूजी जो हारा हुआ हो, जो सही प्रॉपर ना हो। तो एक लूजी डाइलेक्ट्रिक बुनियादी तौर पर एक ऐसा मीडियम है जिसमें EM वेव सफ़र करती हैं, तो मीडियम की पुअर कंडक्शन की वजह से EM वेव्स की पावर में लॉस यानी कमी वाक़या होने लगती है। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हम घरों में इस्त्री यूज़ करते हैं, तो इस्त्री के लिए एक स्पेशल वायर बाज़ार से मिलती है। अगर हम उस वायर के अलावा कोई और वायर लगा लें तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इस्त्री नहीं चलेगी, चलेगी ज़रूर, लेकिन थोड़ी देर के लिए चलेगी, क्योंकि उसका लोड ज़्यादा है, वो ज़्यादा एम्पेयर ले रही है। तो क्या होता है कि ज़्यादा एम्पेयर लेने से, ज़्यादा लोड लेने से जो करंट है वो उस वायर के ऊपर चलना शुरू कर देती है, जिससे वो वायर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। गर्म होने से उसकी इंसुलेशन में आग लग जाती है। तो इसी तरह डाइलेक्ट्रिक क्या है कि जब अच्छा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ज़ाहिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में करंट तो गुजर ही नहीं सकती, लेकिन जब इसमें से EM वेव्स गुजारी जाती हैं तो सारी की सारी पावर हमें आउटपुट पे नहीं मिलती, बल्कि जो पावर का बहुत सारा हिस्सा ज़ाया हो जाता है। तो इसको लूजी जो है ना वो डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। दूसरे अल्फाज में एक लूजी डाइलेक्ट्रिक एक प्रैक्टिकल कंडक्टिंग मीडियम है जो ना ही अच्छा इंसुलेटर है और ना ही अच्छा कंडक्टर है।
तो दूसरे फाज में क्या है कि लूजिड डाइलेक्ट्रिक एक प्रैक्टिकल कंडक्टिंग मटेरियल है, मतलब जिसको प्रैक्टिकली हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन ये ना ही अच्छा इंसुलेटर होता है ना ही अच्छा कंडक्टर। यानी इंसुलेटर ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती, और कंडक्टर जिसमें से करंट आसानी के साथ गुजर जाती है। तो ये इन दोनों के दरमियान में आ जाता है, जिसको हम सेमी कंडक्टर कहते हैं, कि दोनों के दरमियान में आ जाता है, कि इसमें से करंट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं गुजरती, और ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी गुजार दे, बल्कि इतनी को गुजारता है कि वो ना तो बिल्कुल थोड़ी होती है, मीडियम में गुजार देगा, तो पावर का बहुत ज़्यादा हिस्सा उसमें ज़ाया हो जाता है। और जो हिस्सा ज़ाया हो जाता है, जो उसकी वजह बनती है, उसको अटेनुएशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अटेनुएशन। ये लफ्ज़ लिखा होता है अटेनुएशन कोफिशिएंट अल्फ़ा। इसको अटेनुएशन कोफिशिएंट अल्फ़ा कहते हैं, जो करंट इसमें से ज़ाया हो जाती है। नीचे फार्मूले वगैरह लिखे हुए हैं, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही याद कर लें तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, ईएम वेव्स छठा चैप्टर था। इसके मतलब अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। शुक्रिया।